गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बीएससी सेमेस्टर 2 की ये पहली क्लास है आज, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर जो सेम 2 का है। एक ही पेपर है आपके सेम 2 में जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में इसके दो हिस्से हैं पेपर के। अगर हम पहले हिस्से को देखें तो वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। और इसका दूसरा हिस्सा है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा अलग टॉपिक है, और ये आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। जब आप बीएससी थर्ड ईयर में आओगे तो एक पूरी बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से, वहाँ पर आपको ये डिटेल में और पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप यहाँ भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम पहले वाले हिस्से पे बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं और इनकी ज़रूरत क्या है। यूनिट 1 और 2 को अगर हम देखें तो ये बेस्ड हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे। सिलेबस को अगर देखिए तो सबसे पहला टॉपिक है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। यूनिवेरिएट का मतलब वेरिएबल जहाँ पर एक होते हैं उसे यूनिवेरिएट कहते हैं। फिर बाइनोमियल, पॉइसन, हाइपरजेमेट्रिक, जेमेट्रिक, ये सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम हैं जो कि अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ की जाती हैं। जैसे बाइनोमियल एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम एक स्पेशल सिचुएशन में यूज़ करते हैं। सिमिलरली पॉइसन भी है, हाइपरजेमेट्रिक, जेमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, यूनिफॉर्म, इतने आपको डिस्क्रीट पढ़ने हैं। यूनिफॉर्म एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिस्क्रीट भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। इसके बाद जितने डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब कंटिन्यूस हैं। तो आज की क्लास में हम ये भी जानेंगे कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होते क्या हैं। हालांकि जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी की क्लास ले रखी उन्हें पता है, फिर भी हम इसको एकदम नए सिरे से बताएंगे कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होते हैं। इवन हम ये भी बताएंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। आगे बढ़ेंगे नॉर्मल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस होते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरे में कन्वर्ट करने की क्या कंडीशन है। ये सारे लिमिटिंग केस हम एक साथ पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, कॉसी, लाप्लास, पैरेटो, वेबुल, लॉग नॉर्मल। यूनिट 1 में आपके इतने डिस्ट्रीब्यूशन हैं। अगर हम देखें तो यूनिट 1 आपकी सबसे बड़ी यूनिट है, और शायद हमें इसे ख़त्म करने में 1 महीना कम से कम लगे बीएससी फर्स्ट ईयर की स्पीड के हिसाब से। बाकी जो जैम वाले बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं उनको मैं वर्क देता रहूँगा, और वो थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि उन्हें बहुत कैलकुलेशंस नहीं करनी है, फोकस करना है रिजल्ट्स पे, कैसे आया और वो है क्या उसको याद रखना। यूनिट 2 की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। जो रैंडम वेरिएबल हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या होंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सम, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। जैसे दो रैंडम वेरिएबल हैं तो इनके सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इनके डिफरेंस का, इनके मल्टीप्लिकेशन का और इनके डिवीजन का। हम इनके भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट काई स्क्वायर। काई स्क्वायर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो हर फील्ड में यूज होता है। टी, एफ, ये सारे भी लगभग जितनी भी फील्ड्स हैं टेस्ट के फॉर्म में सब जगह यूज़ होती हैं। हम इनको यहाँ पर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, एज अ टेस्ट हम इन्हें नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे, सेम थर्ड में। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल केसेस ओनली। क्या होता है हम इसके बारे में भी बताएंगे। देयर रिलेशनशिप एंड लिमिटिंग फॉर्म्स बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। टी और एफ का आपस में रिलेशन क्या है, इनका लिमिटिंग फॉर्म क्या है, यानी हम इस पर कोई लिमिट अगर ऑपरेट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज फॉर द सिंगल वेरिएबल एंड द बाइवेरिएट इज यूज फॉर द डबल वेरिएबल। और इसकी प्रॉपर्टीज़, ये पहली की 2 यूनिट जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये बाद का हिस्सा है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो बाद की जो 2 यूनिट्स हैं वो हैं हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट की चर्चा हम आज नहीं करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के पहले जो चीज़ें हमें जान लेनी ज़रूरी हैं उसमें सबसे पहला है एक पॉइंट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं। दूसरा हम ये जानेंगे वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये दोनों क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम आपको ये भी समझाएंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं। पहला पॉइंट वेरिएबल। तो वेरिएबल को समझने के लिए हम लिखेंगे वैल्यूज़। वैल्यूज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को हम कहेंगे वेरिएबल
और दूसरे को हम कहेंगे कांस्टेंट। अब आप में से अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो वो बोल सकता है, कौन है जिसने अपना इंटर वाला हिंदी मीडियम से किया है, बताइए। चलिए कोई नहीं है, ओके, तो हमें ज़्यादा हिंदी पे फोकस नहीं करना है। वेरिएबल को हम हिंदी में कहते हैं चर। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, यानी चेंज होती रहे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ बदलती रहती हैं। कांस्टेंट को हम कहते हैं अचर, यानी जिसकी वैल्यूज़ चले ना, बदले ना, सेम रहें। वेरिएबल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया, तो 10 टाइम टॉस करने के बाद हमने कहा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ हेड। तो क्या हम पहले से नंबर ऑफ़ हेड को फिक्स कर सकते हैं कि 10 बार सिक्का उछालने पर नंबर ऑफ़ हेड 5 आएगा? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यानी इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अगर हम सबको एक एक कॉइन दे दें और कहें उसको 10 टाइम्स टॉस करिए, तो सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। यानी नंबर ऑफ़ हेड सबके डिफरेंट आएंगे, यानी हम इसकी वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते, चेंज होती रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। हेयर द नंबर ऑफ हेड इज़ कॉल्ड वेरिएबल। नंबर ऑफ हेड इज़ नॉट फिक्स आउट ऑफ 10 कॉइन, तो हम इसको वेरिएबल कह सकते हैं। वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो क्राइटेरिया है डिवाइड करने का, ये अलग है। बाकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस अलग क्राइटेरिया से डिवाइड होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? हम डिपेंडेंट वेरिएबल को नॉर्मली y से और इंडिपेंडेंट को x से डिनोट करते हैं। डिपेंडेंट का मतलब कि इस वेरिएबल की वैल्यू इस वाले पे डिपेंड करेगी। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको x को हम क्या ले लेते हैं, रेन, रेन मतलब बारिश, और y को हम ले लेते हैं क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल। तो क्या y की वैल्यू इस रेन पे डिपेंड करेगी? आपके जवाब आने चाहिए हाँ या ना में। यस सर। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगी या तो पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में। ज़्यादा बारिश हुई तो फसल घट भी सकती है, जैसी उसकी ज़रूरत है उतनी हुई तो फसल बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और रेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। x को हम कह रहे हैं इनकम। तो सभी लोग अपनी अपनी कुछ ना कुछ इनकम कहीं ना कहीं से करते हैं, तो सबकी इनकम्स इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर हम एक्सपेंडिचर को कंसीडर करें, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो सभी का खर्चा किस हिसाब से होता है, जैसे कि उसकी इनकम होती है। यानी यहाँ पर एक्सपेंडिचर इनकम पे डिपेंड कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, और हम इसके साथ वेरिएबल ले रहे हैं टाइम। जैसे टाइम बढ़ता है वैसे ही पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब अगर कहीं लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, कोई आपदा आ गई कोरोना जैसी, तो टाइम के बढ़ने के हिसाब से पॉपुलेशन घट भी जाती है। और नॉर्मल केस में पॉपुलेशन का ट्रेंड हमेशा इंक्रीजिंग रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो पॉपुलेशन इज़ अ वेरिएबल विच इज़ डिपेंड अपॉन टाइम। और ये टाइम वाला वेरिएबल बहुत सारे केसेस में होता है, लगभग सभी केसेस में टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टाइम वाला वेरिएबल लगभग कई जगह पर हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी इंडिपेंडेंसी की। तो क्या हम टाइम को कभी भी रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं? नहीं, टाइम का जब जैसा सिस्टम है ये वैसे ही चलता रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। एक्स की बात करें, रेन की, रेन बारिश जैसी नेचर चाहेगी वैसी करवाएगी, ये इंडिपेंडेंट है। इनकम जैसी जॉब प्रोफाइल होगी वैसी इनकम होगी, इंडिपेंडेंट है। लेकिन इधर की सारी वैल्यूज़ इधर वाली पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्लियर हो गए। हम लोग जब एक फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन में इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पर एफ एक्स क्या शो करता है, x का एक फंक्शन। अब ये एफ एक्स एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ये x प्लस 2 हो सकता है। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है तो हम इसको कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। यानी अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो हमें एक लाइन मिलेगी। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप। यानी यहाँ पर सब जगह y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, और रिलेशनशिप चेंज हो रही हैं। चलिए, तो वेरिएबल में अभी आपने ये समझा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। अब हम आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट तो सभी को पता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, जो वैल्यूज़ फिक्स होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। लेकिन कांस्टेंट भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से?
एक कांस्टेंट होते हैं फिक्स्ड कांस्टेंट जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, और एक होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कभी आप लोगों ने नाम सुना आर्बिट्रेरी का? यस सर, इंटीग्रेशन के वक्त। हाँ, फिक्स्ड और आर्बिट्रेरी में डिफरेंस क्या होता है? जब हम एक इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो हम कहते हैं a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम कहते हैं यहाँ पर ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन है तो ये कांस्टेंट, लेकिन इक्वेशन बदलने के हिसाब से ये बदल जाते हैं। फिक्स कांस्टेंट जो वो कांस्टेंट होते हैं कभी ना बदलें, जैसे कि पाई। हम सर्किल चाहे छोटा बनाएं चाहे बड़ा बनाएं, पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। और कोई फिक्स कांस्टेंट किसी को याद है? हम अगर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है गैस कांस्टेंट। हाँ, वो भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये भी एक फिक्स कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से और भी कांस्टेंट होते हैं। जैसे नॉर्मल केस में अगर हम ग्रेविटी देखें तो हम इसको कितना कंसिडर करके चलते हैं? 9.8 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है ग्रेविटी। तो इस तरह से वो कांस्टेंट जो कभी नहीं चेंज होते हैं वो सारे कहलाते हैं फिक्स कांस्टेंट, और जो इक्वेशन बदलने के हिसाब से बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलिए, तो आपने वेरिएबल के दो फॉर्म देखे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब हम वेरिएबल के वो फॉर्म देखते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो वेरिएबल के जो अब दो फॉर्म आप पढ़ने वाले हैं ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो ही पार्ट में बटे हैं, एक डिस्क्रीट पार्ट में और एक कंटिन्यूस पार्ट में। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। जिस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, यानी हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया एक्स से, रैंडम वेरिएबल के नोटेशन के बारे में भी आप जान लीजिए। रैंडम वेरिएबल को इंग्लिश लेटर के कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। तो एक्स अगर एक रैंडम वेरिएबल है और एक्स की जो वैल्यूज़ हैं हम ये कह रहे हैं कि ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस रख रही हैं। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब किसके साथ? करस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। विद द सेट ऑफ पॉजिटिव की जगह हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी अगर x की ये वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर के सेट के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस रखें तो हम इसको डिस्क्रीट कहते हैं। अब हम इसको समझेंगे कैसे? तो समझने के लिए हमको पहले नॉन नेगेटिव का एक सेट चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब यहाँ पर नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो हम 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। सभी लोग इंटीजर्स से तो परिचित ही हो, इंटीजर सभी को पता है। अब अगर कोई एक रैंडम वेरिएबल इस सेट से 1 to 1 करस्पॉन्डेंस रखे, यानी उसकी वैल्यू या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, तो हम इसको कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब इसकी वैल्यूज़ को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया नंबर ऑफ एक्सीडेंट। अब आईटी चौराहे पे एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और उसका एक हाथ टूट गया, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर कितने एक्सीडेंट हुए? एक। हमने कहा आईटी चौराहे पर एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसके हाथ भी टूटा और पैर भी टूट गया, तो कितना एक्सीडेंट हुआ? इस तरीके से दिन भर में जितने भी लोगों को कोई भी तरीके की चोट आएगी उनको हम एक ही काउंट करेंगे, और पूरे दिन का अगर हम देखें तो नंबर हमको ऐसे मिलेगा 5, 4, 10। यानी इन वैल्यूज़ को हमने नॉन निगेटिव इंटीजर्स के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में रखा। हर चौराहे का देखेंगे तो अलग अलग आएगा। दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि जिसका हाथ टूटा था उसको 1 माने और जिसके हाथ पैर दोनों टूटे तो उसको 1.5 कंसीडर कर लें। नहीं, दोनों को हम एक ही एक कंसीडर करेंगे। तो ये ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज़ अटेंड करती हैं। अगर एक भी नहीं होंगे तो यहाँ 0 भी आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर ऑफ सुसाइड इन अ सिटी। एक शहर में होने वाले सुसाइड्स का नंबर ये हमेशा कैसा रहेगा? डिस्क्रीट रहेगा। 5, 10, 15, 12, 11। और इनकी वैल्यू कभी कोई फिक्स कर सकता है कि कितनी सुसाइड्स होंगी जब तक कि अकर ना कर जाएं। इसीलिए इनको हम कहते हैं वेरिएबल, यानी ये वेरी करती रहती हैं, अलग अलग शहर का अलग अलग नंबर आएगा। और कोई बताए?
डिस्क्रीट का एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया। अगर हम अपने हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट पर आए हुए नंबर देखें तो हाई स्कूल इंटर का स्कोर कार्ड, तो कोई ऐसा है, CGPA मत कंसीडर करना, CGPA जो CBSE बोर्ड वाले देते हैं ये नहीं कंसीडर कर रहे हैं। स्कोर कार्ड पर आए हुए नंबर्स, तो किसी ने कभी अपने नंबर फ्रैक्शन में देखे हैं क्या हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट पर? इवन अगर आप इस समय ग्रेजुएशन में भी देखेंगे सेम 1 की मार्कशीट उठाकर, तो क्या कोई इंटीजर वैल्यू आई है? सॉरी, फ्रैक्शनल वैल्यू, सारे इंटीजर्स हैं। तो हमारा जो स्कोर कार्ड होता है वो किस में रहता है? डिस्क्रीट में रहता है, और हर बच्चे का नंबर अलग अलग है, इसलिए हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, वैरी करेगा विद इन अ रेंज। रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 600। मान लो आपका मिनिमम मार्क 0 है और मैक्सिमम 600 है, तो इसी रेंज में हमारा स्कोर वैरी करेगा, दैट इज़ वी कॉल्ड इट वेरिएबल। ठीक है, CGPA फ्रैक्शन में होता है तो ये कंटिन्यूस में चला जाएगा, हम इसकी बात अभी बाद में करेंगे। चलिए, सभी को डिस्क्रीट समझ में आया। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर कैसे हम बनाएंगे अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। उसके पहले हम देखते हैं टाइप 2 वेरिएबल का कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होते हैं जो इंटीजर वैल्यू तो ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी अटेंड कर सकते हैं। अब जैसे एक बच्चा कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा है और उस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्किंग थी 0.33 की, यानी अगर वो एक क्वेश्चन गलत करेगा तो उसका इतना नंबर माइनस हो जाएगा। अब जब 0.33 नंबर माइनस होगा तो क्या उसका स्कोर इंटीजर में रह सकता है? यानी इस कंपटीशन के एग्ज़ाम में स्कोर हमारा कभी भी इंटीजर में नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने रैंडम वेरिएबल को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस। इसका नाम कॉन्टिन्यूस क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक दी हुई रेंज की सभी वैल्यूज़ को अटेंड करता है, इंक्लूडिंग इंटीजर्स। अगर हमने एक रेंज ले ली है 0 to 10, तो 0 to 10 में इंटीजर्स को लेते हुए फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी अटेंड करेगा। जैसे 10 नंबर के टेस्ट में हम अगर माइनस मार्किंग अप्लाई कर दें तो स्कोर इस तरीके से आएंगे। किसी के 3 नंबर आएंगे, उसने 3 सही किए थे, 7 कुछ हुआ ही नहीं था। किसी ने 3 सही किए थे लेकिन 2 गलत कर दिए थे, तो उसका नंबर आ गया 2.33। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि 0 से लेकर 10 तक की कोई भी वैल्यू ये बच्चा अटेन कर सकता है। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी जब अटेन होने लगती हैं तो हम ऐसे रैंडम वेरिएबल को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। कभी भी जब हम इसको देखते हैं तो 21.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मली हमको इंटीजर में बताया जाता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉइंट में होती है। अगला है प्रेशर। प्रेशर हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। हाइट की बात करें तो 1-1 मिलीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर हमारी हाइट बढ़ती है। हाइट को हम ये सीधे नहीं कर सकते कि 1 फीट से सीधे 2 फीट, यानी इंटीजर्स वैल्यूज़ भी अटेंड करते हुए ये आगे बढ़ती है। तो हाइट हमारी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। और एक वैल्यू हम ले सकते हैं वेट। अगर आप लोग अपना वेट उस वाली मशीन पे करें जिसमें पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ कंसीडर होती हैं, आजकल जो वेइंग मशीन्स आ रही हैं उसमें ऐसा होता है। अगर आप अपना वेट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा। या आप कभी सब्जी लेने गए हो मार्केट में तो वेट करते समय आप देखते हैं कि केजी के साथ साथ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी वो दिखाता है। तो वेट भी एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कुछ भी अटेन कर सकता है। तो सभी को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। नाउ वी मूव टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हम एक डेफिनेशन आपको बताते हैं रैंडम वेरिएबल की। तो रैंडम वेरिएबल की ये डिफिनीशन है। रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं, रैंडम वेरिएबल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी इसकी वैल्यूज़ कैसी होंगी? रियल। अब आपको याद रखना है रियल में कौन कौन आता है? इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शनल वैल्यू भी आती हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल। तो रैंडम वेरिएबल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच डोमेन, इसकी जो डोमेन होती है रैंडम वेरिएबल की वो क्या होती है? सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी सैम्पल स्पेस आएगा वो होती है इसकी डोमेन। अब हम रैंडम वेरिएबल को ज़रा समझते हैं।
तो सब लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट जानते हो, हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर लिया, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन। हम इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 सिक्कों को उछालने पर हम फिक्स नहीं कर सकते कि कितने हेड आएंगे, कितने भी आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे इसकी सैंपल स्पेस। तो अगर हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया है तो हम इसके सैंपल स्पेस को लिख सकते हैं, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स है, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। तो 2 कॉइन को उछालते समय हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगी वो ऐसी होगी, हेड हेड होगा, या तो दोनों पर, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर दोनों पे टेल, या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। अब हम क्या करेंगे, अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रैंडम वेरिएबल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच डोमेन इज़ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर लिख लो रेंज इज़ द रियल लाइन, रेंज इज़ द रियल लाइन। ठीक है, तो जितने लोगों ने इंटर में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी वो इन शब्द से परिचित होंगे, किससे, रेंज से और डोमेन से। तो कोई ऐसा है जिसको रेंज और डोमेन के बारे में ना पता हो तो जल्दी से बताओ। जब भी हम अपना कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ यहाँ हम पुट करते हैं, और इसको पुट करने पर जो वैल्यूज़ हमें मिलती है उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे हमने y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिया, तो हम x की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं 0, 1 एंड 2। 0 पुट करने पर y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 2। जब हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3, और जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। तो इधर x की वैल्यूज़ जो पुट हो रही हैं हम इसको क्या कहते हैं, डोमेन, और जो इधर हमें मिलता है y की वैल्यूज़ वो क्या कहलाता है, रेंज। एक वर्ड यहाँ पर और आता है कोडोमेन, जिसको अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, कोडोमेन को अभी हम स्टॉप कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी इसकी वैल्यूज़ रियल होंगी। डोमेन क्या है इसकी, सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमने सैंपल स्पेस एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का बना रखा है, तो हम रैंडम वेरिएबल की कंडीशन को मानते हुए इस सैंपल स्पेस को क्या बना दें, डोमेन। हमने इस सैंपल स्पेस को डोमेन बना दिया। अब हम यहाँ पर असाइन करने जा रहे हैं एक रैंडम वेरिएबल, और हमने रैंडम वेरिएबल को क्या कहा, नंबर ऑफ हेड। यानी जब हम 2 सिक्के उछाल रहे थे तो हमारा इंटरेस्ट क्या था, इसमें हेड कितने आएंगे ये जानने में, तो बन गया हमारा रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल जब बन गया तो इसकी रेंज हम डिफाइन करेंगे। 2 सिक्कों को उछालते समय नंबर ऑफ हेड क्या हो सकते हैं, या तो दोनों पे टेल आए तो 0 हेड आएंगे, एक पर हेड एक पर टेल आए तो 1 हेड आएगा, और अगर दोनों पर हेड आया तो 2 हेड आएंगे। तो नंबर ऑफ हेड 0, 1, 2 के अलावा और कुछ हो नहीं सकता, यानी ये हमारी रेंज है। तो जिसमें 2 हेड आए हैं उसको हम इससे कनेक्ट करेंगे, 1 हेड वाले को हम 1 से कनेक्ट करेंगे, और जिसमें 1 भी नहीं आया उसको हम किससे, 0 से कनेक्ट करेंगे। तो ये बन गया हमारा रैंडम वेरिएबल। अब देखते हैं रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन को फिर से। रैंडम वेरिएबल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, आपको इसकी वैल्यूज़ रियल दिख रही हैं। डोमेन इज़ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस इसकी डोमेन बनता है, और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि हम कंसीडर क्या कर रहे हैं। तो सभी को रैंडम वेरिएबल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कोडोमेन की। रेंज में जब कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाए, मान लो यहाँ पर हम 6 भी लिख देते हैं, तो अगर 6 को इंक्लूड कर लें हम इसमें, और हम ये देखें कि 6 इधर से अटैच नहीं है, तो हम इस पूरे को कोडोमेन कहते हैं, और जितनी वैल्यूज़ इधर वाले डोमेन से जुड़ जाती हैं हम उसे रेंज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक पर्चे पर 4 दवाइयाँ लिख के दे देता है। हम इसको लेकर पहुँचते हैं मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर के पास दवाओं का भंडार है, और हम इसको कहेंगे कोडोमेन। कोडोमेन में ये जो दवाएं हैं ये हमको मिलेंगी यहाँ पर, और हम इतनी दवाओं को लेकर वापस आ जाएंगे, ये कहलाता है रेंज। तो हमारे पूरे के पूरे सेट में बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी वैल्यूज़ इस वाली डोमेन से कनेक्ट हों। जितनी कनेक्ट होती हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं, और पूरे सेट को अगर कंसीडर कर लें तो हम उसको कहते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन और रेंज लगभग एक जैसे होते हैं, कनेक्टेड वैल्यूज़ रेंज बन जाती हैं, और कनेक्टेड प्लस अनकनेक्टेड मिलाकर जो बनता है वो कहलाता है कोडोमेन। तो सभी को कोडोमेन क्लियर हो गया।
चलिए अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक पे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को कंसीडर करें और हम x को लिखें, x मतलब नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड 0 आया था, 1 आया था और 2 आया था। सैम्पल स्पेस हम इधर लिख लेते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी जब x की वैल्यू 0 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज़ डिफाइंड बाय दिस फार्मूला वेयर m डिनोट द फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, n डिनोट द टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो सबसे पहला पॉइंट है 0, मतलब 0 हेड का आना। अगर हम यहाँ पर टोटल केस काउंट करें तो कितने हैं, 4, यानी n की वैल्यू हमारे पास 4 है। 0 हेड का फेवर कितने लोग कर रहे हैं, तो केवल यही एक है जो 0 हेड का फेवर कर रहा है, बाकी सब 0 हेड का फेवर नहीं कर रहे हैं। बाकी सब में 2 हेड हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, केवल इसी में 0 हेड थे। तो 0 हेड का एक केस फेवरेबल मिला, टोटल केस थे 4। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड आउट ऑफ 2 कॉइन, 1/4। अब आते हैं एक हेड पर। तो एक हेड के कितने केस मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, यानी फेवरेबल 2 हो गए, टोटल है 4, प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4। अब 2 हेड के कितने केस थे, एक ही थे, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। अब इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वाई, बिकॉज इन दिस फंक्शन वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रोबेबिलिटी एट वेरियस पॉइंट ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की 3 वैल्यूज़ थी, हमने तीनों पर प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोज फंक्शन विच डिस्ट्रीब्यूट द प्रोबेबिलिटीज आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो फंक्शंस जो प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें उन्हीं को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सभी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट तो हमने कर दिया, लेकिन आपको इस पेपर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूले पढ़ने हैं। मान लो हम आपको एक सिचुएशन दें और हम कहें कि आप हमेशा इस सिचुएशन के लिए कोई फार्मूला बनाओ जिससे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दें। तो सिचुएशन नंबर 1 कि हम जितनी बार भी कोई ट्रायल करेंगे उसमें उस ट्रायल के अकर होने की प्रोबेबिलिटी p है और अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p है। ये हमने आपको एक सिचुएशन दी है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मान लो हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। कॉइन टॉस करने में हम कह रहे हैं हेड आना आपके लिए सक्सेस है, यानी हेड आएगा तो आप जीतोगे, टेल आना आपके लिए फेलेवर है, यानी टेल आएगा तो आप हार जाओगे। अक्सर सिक्के वाले गेम सबने खेले होंगे, जैसे कि सब लोग मैच देखते हो, उसमें यही तो होता ही है। कोई आदमी कुछ कॉल करता है, अगर उसने हेड मांगा और हेड आ गया तो वो सक्सेस हो गया, अगर नहीं आया तो वो फेल हो गया। तो जब किसी भी इवेंट के 2 ही पार्ट होते हैं और एक के होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता हो तो दूसरे की उसकी रिवर्स हो जाती है। यानी अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है तो हेड ना आने की 1 - p हो जाएगी, क्योंकि तीसरा कोई केस नहीं है। तो अगर हमने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, या तो सक्सेस और या तो फेलेवर, तो क्या हम कोई एक ऐसा फार्मूला बना सकते हैं कि जब सक्सेस हो तो ऑटोमेटिक हमको प्रोबेबिलिटी p मिल जाए और जब फेलेवर हो तो हमको ऑटोमेटिक प्रोबेबिलिटी 1 - p मिल जाए। तो अब कॉन्सेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। कैसे हम इसको बना पाएंगे ज़रा देखते हैं। तो हमने एक फंक्शन लिखा, पहले हमने एक रैंडम वेरिएबल असाइन किया। हमने कहा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी जब हम फेल होंगे, क्योंकि हर बार हमको रैंडम वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। ऊपर वाले केस में देखें तो हमने x को क्या असाइन किया था, नंबर ऑफ हेड। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल 0 हो जाएगा अगर हम फेल हुए, यानी हम हार गए, और x की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर हम सक्सेस हो गए। तो आप लोग देखते हो क्रिकेट मैच की अगर 5 मैचेस की सीरीज़ है और हम 5 मैचेस की सीरीज़ इंडिया के लिए लिख रहे हैं, तो अगर इंडिया जीती तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ जीती तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ हारी तो 0, यहाँ हारी तो 0 और यहाँ जीती तो 1। तो अगर हम इसको सम करें तो हमको 3 मिल गया, यानी 5 में से 3 मैच जीते और ये 2 हार गए। तो 0-1 का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हर जगह यूज होता है, और जब भी हम किसी को 0-1 के कॉन्सेप्ट में बांटते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बाइनरी। ओके, कंप्यूटर में आपने देखा होगा। तो हमने एक रैंडम वेरिएबल असाइन किया, हमने कहा 0 फॉर द फेलेवर, 1 फॉर द सक्सेस। जो सफल होगा उसको 1 देंगे और जो फेल होगा उसको 0 देंगे। और फेल होने की और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी तो हम पहले ही यहाँ पर ले चुके हैं, p और 1 - p।
तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है और फेलेवर की प्रोबेबिलिटी 1 - p है। तो अब हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, देखते हैं इस फंक्शन को। तो हमने इस फंक्शन को बनाया p⁻x और 1 - p⁻1 - x, और हमने ये भी साथ में बताया कि x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। यानी हमने अपने इस फंक्शन को बनाते समय रैंडम वेरिएबल का यूज किया और रैंडम वेरिएबल की एक रेंज भी बताई, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले कह दिया था 0 और 1 सिर्फ दो वैल्यू, तो हमने अपनी रेंज भी बता दी 0 और 1। तो 0 पे फेल हो रहा था, तो हम एक काम करते हैं कि इस फंक्शन में x की वैल्यू को 0 पुट करके देखते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको वैल्यू मिलेगी 1 - p। अब 0 का मतलब था फेल, और फेल की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1 - p, और हमने जैसे ही इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें क्या मिल गया, फेल की प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब हम अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू को 1 पुट करें तो x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे p⁻1 हो जाएगी, एंड 1 - p⁻1 - 1 1 - 1 मीन 0, 0 किसी की पावर मतलब 1, तो क्या मिला p। तो x = 1 को हमने सक्सेस कहा था जिसकी प्रोबेबिलिटी p थी, और हमने देखा कि अगर हम इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी मिल रही है, सक्सेस की। तो इस तरीके से जन्म हुआ किसका, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सभी को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया कैसे बना। इसकी प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन आज नहीं करेंगे। आज आपको मैंने ये बताया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, कैसे हम प्रोबेबिलिटी को x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और कैसे हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम x की वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमको प्रोबेबिलिटीज़ ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो आपने इस फंक्शन को बनते हुए अभी देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बीच हम किसी और का कोई डाउट हो तो वो लेना चाहेंगे, कोई भी अपने डाउट हो तो पूछ सकता है। चलो, किसी को डाउट नहीं है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस की आगे की चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने आपको इसका फॉर्मेशन बताया है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2, जिसका नाम है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ने के पहले आपको बाइनॉमियल की थ्योरम आनी चाहिए, जो कि आपने इंटर में पढ़ी है। तो बाइनॉमियल की थ्योरम है क्या, जरा हम देख लेते हैं। अच्छा, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पहले मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ ये बनेगा कब, ठीक है। अभी अभी हमने 2 सिक्के लिए थे। 2 सिक्कों में हमने देखा 0 हेड आएगा, 1 हेड आएगा, 2 हेड आएगा। यानी हेड को अगर आना हम अपनी सक्सेस माने तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ये हमने देखी कितनी आई थी, 1/4, 1/2 एंड 1/4। अभी अभी ऊपर हम देख चुके हैं। सपोज कर लो हम यहाँ पर 2 सिक्कों की जगह 10 सिक्के ले लेते हैं और हम आपसे कहें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड आउट ऑफ 10 कॉइन। तो अब 10 सिक्कों में से 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे। तो इसी के लिए हमने बनाया बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम आपको सिचुएशन दिखाकर 3 सिक्कों तक का जनरलाइज करके दिखाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि सिक्के जब 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे तो कैसे कैसे हमारी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी, और इन्हीं दिक्कतों का सामना करने के लिए हमको बनाना पड़ा बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम सिचुएशन देख लेंगे, फिर हम बाइनॉमियल के थ्योरम पे आएंगे, ठीक है। तो आपने 2 सिक्के का एग्जाम्पल देख लिया, अब हम 3 सिक्के को देखते हैं। तो अगर हमारे पास 3 कॉइन है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो 3 सिक्कों का सैम्पल स्पेस बनाना आसान है। तीनों पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। ऐसा हो सकता हो कि पहले 2 पर हेड आ जाए और बाद वाले पे टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बीच वाले पर टेल आए और दोनों साइड वालों पर हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर टेल आए और बाद वालों पे हेड आ जाए। यानी इन 3 केसेस को अगर हम देखें तो इसमें कितने हेड आए हैं, हेड की वैल्यू है 2। अगर इस केस को देखें तो हेड की वैल्यू कितनी है, 3। अब आते हैं एक हेड वाले केस पर। तो जब हेड 1 होगा तो टेल कितने होंगे, 2, क्योंकि 3 सिक्के हम लेकर चल रहे हैं। हेड बीच वाले पर भी आ सकता है और हेड लास्ट वाले पर भी आ सकता है। ये 3 वो केसेस थे जिसमें हेड की वैल्यू थी 1। लास्ट एक केस और बनेगा जब जिसमें हेड ही नहीं आएगा, तीनों पे टेल आएगा और यहाँ पर नंबर ऑफ हेड क्या है, 0। तो हमने एक रैंडम वेरिएबल असाइन कर दिया और हमने इसको नाम दिया नंबर ऑफ हेड, यानी हम यहाँ पर हेड लाने में इंटरेस्टेड हैं। हेड
कितने हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3। 3 सिक्कों में इसके अलावा कोई और वैल्यू हिट की नहीं हो सकती है, तो हम इनको क्या कहेंगे? रेंज। ये रैंडम वेरिएबल की क्या बन गई? रेंज। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें तो एक तरफ हम लिखेंगे रैंडम वेरिएबल, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3। फिर हम लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। तो 0 का फेवर कौन कर रहा है? सिर्फ एक केस ये वाला, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/, आप लोग बोलिए 8, क्योंकि देयर आर 8 टोटल केसेस। फेवरेबल केस 1 है और टोटल 8 हैं। अगर हम एक हेड के लिए देखें तो कितने फेवरेबल केस हैं? 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। अगर 2 के लिए देखें तो कितने फेवरेबल केस हैं? 3, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/8। और 3 का फेवर सिर्फ यही एक केस कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 1/8। अपॉन में 8 इसलिए है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं हमारे पास 8। तो अब आपने 3 सिक्कों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, लेकिन 3 सिक्कों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको 8 सैंपल पॉइंट लिखने पड़े और सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। अब अगर हम सिक्के कर देते हैं 4, तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए सैंपल पॉइंट हमको कितने लिखने पड़ेंगे? 16। फॉर्मूला याद रखिए, 2 to the power n। 2 का मतलब हेड या टेल, n का मतलब नंबर ऑफ क्वाइन। तो अगर क्वाइन हम 4 कर देंगे तो हमको सैंपल पॉइंट 16 लिखने पड़ेंगे। चलो हम 5 कर देते हैं तो कितने सैंपल पॉइंट लिखने पड़ेंगे? 32। अगर हम 6 करते हैं तो 64, और अगर हम 10 कर देते हैं तो 1024। तो क्या ऐसा संभव है कि हम 1024 सैंपल पॉइंट लिख पाएँ और ये काउंट कर पाएँ कि कितने हेड किस में आ रहे हैं? यानी 2 हेड का फेवर कौन कर रहा है, 3 हेड का फेवर कौन कर रहा है? तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए हम बनाएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? यस सर। चलो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम फॉर्मेशन देखेंगे कैसे होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमको 2 चीज़ें कैच करनी है, पहली तो कोफिशिएंट और दूसरा उसका फॉर्म। चलिए, तो बाइनोमियल थ्योरम पहले हम जनरलाइज केस में लिख देते हैं। जनरलाइज केस का मतलब x + y की पावर n। x + y की पावर n को अगर हम ओपन करें तो हमारी वैल्यूज़ कैसे आती हैं? हमारी स्टार्टिंग ऐसे होती है, NC n से होगी या फिर NC 0 से होगी। तो चलो हम 0 से कर लेते हैं। जब हम NC 0 से करेंगे तो 1 की पावर को 0 रखना है और 1 की पावर को n रखना है। इसके बाद अगला टर्म आता है NC 1। अब जिसकी पावर 0 थी उसकी 1 हो जाएगी और जिसकी पावर n थी उसकी 1 कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म आता है NC 2, x to the power n - 2 एंड y to the power 2। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं और लास्ट टर्म आएगा NCn। अब की बार जिसकी पावर 0 थी वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगी? n तक, और जिसकी पावर n थी वो घटते घटते कहाँ तक पहुँच जाएगी? 0 तक। इसको रिवर्स करके भी लिखा जा सकता है। रिवर्स मीन्स हम यहाँ पर x की पावर 0 और y की पावर n करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। ये आपको क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में हम एक पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ज़रा आपको हम पास्कल ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आगे जब हम आपको कराएंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत मदद करने वाली हैं। हम x + y की पावर को लिख लेते हैं 0। 0 का मतलब 1, यानी हमारे पास केवल एक वैल्यू आएगी 1। अगर हम x + y की पावर 1 लिख लें तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं x + y, और अगर इनके कोफिशिएंट को देखें तो इनका कोफिशिएंट 1 और 1 ही तो है। अगर हम इसको लिख लें x + y की पावर 2 तो हम इसको लिखेंगे x² + 2xy + y²। अब अगर हम इनके कोफिशिएंट को देखें तो x² का 1 है, y² का 1 है और इसका 2 है। तो ये बनता है पास्कल ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर हम पावर्स बढ़ाते जाएं, लेकिन इस पास्कल ट्रायंगल में हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं कॉम्बिनेशन को। इस 1 को अगर हम देखें तो हम इसको लिखेंगे 0C0, क्योंकि यहाँ पर अपर वैल्यू क्या थी? 0 थी। अब अपर वैल्यू 1 हो गई तो हम इसको लिखेंगे 1C0 और इसको लिखेंगे 1C1। यहाँ अपर वैल्यू 2 है तो हम इसको लिखेंगे 2C0, इसको लिखेंगे 2C1 और इसको लिखेंगे 2C2। तो पास्कल ट्रायंगल हम आपको समझा रहे हैं कॉम्बिनेशन पे, यानी जितनी पावर्स होती हैं। अगर 3 पावर है तो कैसे हम लिखेंगे? 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3, यानी अपर से स्टार्ट होगा और नीचे 0 से लेकर सारी वैल्यू विद इन रेंज। अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3।
तो ये है पास्कल ट्रायंगल, यानी कोफिशिएंट्स कैसे आते हैं ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल की तरफ। तो चलिए हम बाइनोमियल का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। सपोज दैट हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, हमने कॉइन को n टाइम टॉस किया, n टाइम्स टॉस करने पर हम ये मान लेंगे कि n में से x बार हमारी सक्सेस आई। कितनी बार सक्सेस आई? x बार। तो बचा क्या? n माइनस एक्स, और n माइनस एक्स बार हम क्या हो गए? फेल हो गए। ये हमारी फेलियर हो गई। अब आप बताइए कि n से x सक्सेस आने के कितने वेज हैं? n से x वेज होंगे। इसको हम समझा देते हैं आपको। जब हमारे पास 3 सिक्के थे और हम उसमें से 2 हेड लाना चाहते थे तो कैसे कैसे आते थे? या तो 2 हेड पहले पे आ जाए, या तो बीच में टेल आए बाकी दोनों पे हेड आ जाए, या फिर 2 हेड लास्ट वालों पे आ जाए। तो देयर आर 3 वेज ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। और इसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि 3 में से 2 हेड आने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके, वो आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर सिक्के n हैं और सक्सेस s लानी है x, तो कितने तरीके होंगे? NCX। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है p और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी। x बार सक्सेस हुआ है तो इसकी पावर x लगा दो, और n माइनस एक्स बार फेलियर हुआ तो इसकी पावर ये लगा दो, और ये हो गया नंबर ऑफ वेज, और ये हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n कॉइन्स गेटिंग x सक्सेस। n सिक्कों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना लिया जिसमें हमको x चाहिए थी सक्सेस। अब जरा हम इसको अप्लाई करते हैं 3 सिक्कों पर और देखते हैं कि अब वही प्रोबेबिलिटीज़ हमको मिल रही जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। तो n की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3, क्योंकि सिक्के 3 हैं। p की वैल्यू हो गई 1/2, तो 1 माइनस पी की वैल्यू भी हो गई 1/2। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं x की पहली वाली 0। अब आप बताइए 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या थी 3 सिक्कों में? 1/8। देखिए क्या यहाँ से 1/8 मिल रहा है? 3C0 1/2 टू द पावर 3, 1 माइनस 1/2 टू द पावर 3 माइनस 0। सर x की पावर 0 क्या है? वैसे सेम ही आएगा। नहीं सेम नहीं, जो सही है वही लिखो, गलत मत लिखो। वो मेरे से गलती हो गई है ना। ठीक है, कैलकुलेट करो ज़रा। तो कैलकुलेट करने पर हमने देखा 3C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/2 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, ये बचेगा 1/2, पावर होगी 3 तो बन गया 1/8। तो आपने देखा आपने इस फार्मूले में भी x की वैल्यू 0 रखकर 3 सिक्कों वाले केस की प्रोबेबिलिटी को पा लिया। तो अगर सिक्के 3 की जगह 10 हो जाएंगे तो n की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे, और वो काम हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं जो हम सैम्पल स्पेस बनाकर नहीं कर पाते। चलो 3C1 1/2 टू द पावर 1, 1 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे ज़रा। 3C1 की वैल्यू हो गई 3, 1/2 की पावर 1 है तो 1/2 रहेगा। यहाँ 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2 की पावर है 2, तो 1/4, 1/4 और 1/2 मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 1/8। देखिए वही प्रोबेबिलिटी आ रही है। सिमिलरली आप लोगों का होमवर्क है x = 2 की घर पे कैलकुलेट करेंगे, 3/8 आएगी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट x = 3 की कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा 1/8। तो 3 सिक्कों पे हमने एक फार्मूला जो बनाया था n के लिए, उसमें n की वैल्यू 3 रखकर देखा कि सारे रिजल्ट सेम मिल रहे हैं। अब आपको कितना बड़ा भी सवाल दे दिया जाए बाइनोमियल का, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 10 सिक्के थे, हमको 5 सक्सेस चाहिए, कैसे निकाल पाएंगे? हम लोग लिखेंगे 10C5 p टू द पावर 5 एंड 1 माइनस पी टू द पावर 10 माइनस 5। p की वैल्यू सिक्के में 1/2 होती है, हम 1/2 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 1/2 की पावर 5, और ये भी हो गया 5। 10C5 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, और लो हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी 10 सिक्कों में से 5 हेड लाने की। कैलकुलेट करोगे तो 1024 तो नीचे हो जाएगा, और 10C5 की वैल्यू को ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 2 ज़ा 10, ये 10 कैंसिल हो गया, और 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, तो 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 36 × 7, यानी ये आ गया 36 × 7। तो हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी आगे की कैलकुलेशन आप कर लेना। तो जो काम 10 सिक्कों में 5 हेड का हमने फार्मूले से 1 मिनट में कर लिया, वही काम अगर हम सैम्पल स्पेस बनाकर करते तो शायद
सही से ना कर पाते, क्योंकि 1024 केसेस को लिखना ही सबसे बड़ी बात है, सैम्पल स्पेस बनाना ही सबसे बड़ी बात है। तो आपको दिखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ क्या है, और आगे चलकर अलग अलग सिचुएशंस में हमको अलग अलग तरीके के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं। तो आज की इस बेसिक क्लास में आपने बस यही जाना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या है और उनकी पावर क्या है। अब हम बारी बारी से एक एक डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम बर्नौली लेकर चलेंगे, बर्नौली की सारी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर बायनोमियल पे आएंगे, फिर पॉइसन पे आएंगे। जब हम पॉइसन पे आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि पॉइसन के बनने की सिचुएशन क्या थी और ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें पॉइसन को हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली जब ज्योमेट्रिक आएगा तो ज्योमेट्रिक कौन से सिचुएशन में यूज़ होगा, और आप कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी का तो आपको वहाँ पर सिचुएशन ही कैच करनी होती है कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो किस सिचुएशन के लिए पूछी जा रही है। अगर आपने सिचुएशन कैच कर ली तो आप फार्मूला लगा पाओगे, और अगर आपने सही फार्मूला लगाया तो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी सही होगा। तो अब किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो जल्दी से। चलिए, ये PDF फाइल बच्चों आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, और आज का लेक्चर YouTube पे भी अपलोड रहेगा, प्लस एप्लीकेशन पे भी रहेगा। तो एप्लीकेशन पे लॉग्ड रहेगा। आज का लेक्चर अगर आपको रिपीट करना है तो YouTube पर देख सकते हैं। बाकी फिर हम लोग 3 ट्रायल क्लास करेंगे, उसके बाद जैसा सबको सही लगे कोर्स परचेज करिए एप्लीकेशन पे जाकर और कंटिन्यू करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल सेम टाइम पे।